नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी में करंट अफेयर्स यानी जो ताज़ा घटनाएं हैं उनकी गहरी समझ कितनी ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने वाली बात नहीं है, बल्कि एनालिसिस मतलब विश्लेषण का ये पूरा आधार है, फाउंडेशन है। सही कहा। आज हमारे सामने 19 अगस्त 2025, हाँ 19 अगस्त 2025 से जुड़े कुछ अहम सरकारी और मीडिया सोर्सेज हैं। पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी जो क्रेडिबल सरकारी वेबसाइट्स हैं, वहां से हमने जानकारी जुटाई है। बिल्कुल। और इन सोर्सेज के आधार पर आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 जिसे एनईपी कहते हैं। हाँ, एनईपी 2025। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी बहुत चर्चा में है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब आईमैक। आईमैक, हाँ, एथिकल एआई और इंडिया एआई मिशन। आजकल एआई के बिना तो बात ही नहीं होती। और आखिर में मॉनसून प्रिपेयरनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भारत के लिए हमेशा ही रेलेवेंट रहता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं उन्हें इन विषयों की एक कोर अंडरस्टैंडिंग मिले, मतलब एक बुनियादी समझ विकसित हो। हाँ, और सिर्फ समझ ही नहीं, बल्कि वो ये भी देख पाएं कि ये यूपीएससी सिलेबस जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके जनरल स्टडीज पेपर से कैसे जुड़ते हैं, कहाँ फिट होते हैं। एग्जैक्टली कहाँ GS1, कहाँ 2, कहाँ 3, कहाँ 4 और निबंध में भी कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2025 की। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो इसका मेन विजन, इसका मुख्य दृष्टिकोण क्या है, क्या बदलना चाहते हैं? देखिए, NEE 2025 का जो विजन है वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत बड़ा है। लक्ष्य है कि 2040 तक, हाँ 2040 तक भारत में एक वर्ल्ड क्लास यानी विश्व स्तरीय और साथ ही इक्विटेबल यानी न्याय संगत, सबके लिए बराबर अवसर वाली शिक्षा प्रणाली बनाई जाए। वर्ल्ड क्लास और इक्विटेबल, ये दो कीवर्ड्स हैं। और फोकस किस पर है? फोकस है 21वीं सदी के स्किल्स पर, मतलब वो कौशल, वो स्किल्स जो आज की दुनिया में जरूरी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, डिजिटल लिटरेसी वगैरह वगैरह। हाँ, रटने वाली पढ़ाई से हटकर। एग्जैक्टली, रटने वाली पढ़ाई से हटकर होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर है, यानी बच्चे का समग्र विकास हो, दिमागी भी, शारीरिक भी, भावनात्मक भी। अच्छा, और इसे लागू करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं क्या? मतलब विजन तो ठीक है, पर ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? हाँ, कई कदम उठाए गए हैं, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज यानी NCFS, इसे लॉन्च किया गया है। ये शुरुआती सालों की पढ़ाई के लिए है, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। अच्छा, फाउंडेशनल स्टेज के लिए। हाँ, फिर जो बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए JEE और मेडिकल के लिए नीट, अब ये 13 भारतीय भाषाओं में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, 13 लैंग्वेजेस। ये एक्सेस बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 13 भाषाएं, ये तो सच में एक्सेस बढ़ाएगा, ताकि भाषा की वजह से कोई पीछे न रह जाए। बिल्कुल, सोच यही है कि सबको बराबर मौका मिले। इसके अलावा स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कोई हुनर भी सीख सकें। हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है, मतलब छात्र अलग अलग सब्जेक्ट्स चुन सकें, आर्ट्स वाला साइंस का कुछ पढ़ सके, साइंस वाला आर्ट्स का। फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब वो रिजिड स्ट्रीम्स वाला सिस्टम खत्म करने की कोशिश है। हाँ, उसी दिशा में कदम है। 4 या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है। मतलब अगर कोई 1 साल बाद छोड़ना चाहे तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री और 4 साल बाद ऑनर्स या रिसर्च के साथ डिग्री। अच्छा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर किसी को बीच में ब्रेक लेना पड़े तो उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, यही सोच है। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बनाने की भी बात है। टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दिया गया है। तो कुल मिलाके ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो एजुकेशन के लगभग हर पहलू को छूती है। विजन तो वाकई बहुत बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। 2040 तक वर्ल्ड क्लास और इक्विटेबल सिस्टम। पर यहाँ एक पर आता है, क्या ये एक्सेस, ये पहुंच सच में सबके लिए बराबर है? जमीनी हकीकत क्या कहती है? आपने इक्विटेबल कहा,
लेकिन क्या हम सच में इक्विटेबल हैं, खासकर डिजिटल दुनिया में? यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। वो चुनौती है डिजिटल डिवाइड की। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, इन तक सबकी एक जैसी पहुंच ना होना। डिजिटल डिवाइड, ये शब्द तो हम काफी सुनते हैं, खासकर पेंडेमिक के बाद। हाँ, और NEP 2025 में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत जोर है। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल रिसोर्सेज, स्मार्ट क्लासरूम्स, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन तभी जब सबके पास एक्सेस हो। तो क्या हमारे पास डेटा है इस पर कि स्कूलों में क्या स्थिति है? हाँ, डेटा है। UDIS+ यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसका डेटा काफी कुछ बताता है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से भारत में केवल 57.2%, मतलब करीब 57% स्कूलों में ही फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं। सोचिए, आधे से भी कम स्कूलों में काम करने वाले कंप्यूटर हैं। 57%, बस ये तो काफी कम है। और सुनिए, फंक्शनल इंटरनेट एक्सेस वाले स्कूल तो और भी कम है, लगभग 54.3%, मतलब आधे से भी कम स्कूलों में ढंग का इंटरनेट चलता है। कहीं कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं, कहीं इंटरनेट है तो कंप्यूटर नहीं, या दोनों ही नहीं। 54%, ये आंकड़े तो NEP के इक्विटेबल एक्सेस वाले लक्ष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर स्कूलों में ही बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर बच्चे को टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा? एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ी बाधा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, रिमोट एरियाज में, और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। ये पॉलिसी की जो एस्पिरेशन है, जो आकांक्षा है कि सबको समान पहुंच मिले, उसके लिए ये डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब सरकार क्या कर रही है इस गैप को भरने के लिए? है जिसमें डिजिटल एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। DI किश प्लेटफॉर्म है जिस पर कंटेंट उपलब्ध है। भारत नेट प्रोजेक्ट है जिसका मकसद गांवों तक इंटरनेट पहुंचाना है। लेकिन इन सब इनिशिएटिव्स का स्केल और स्पीड वो NEP की ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम और पैसा दोनों लगता है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, टीचर्स की ट्रेनिंग भी तो चाहिए होगी ना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, टीचर्स को ट्रेन करना, उन्हें डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और साथ ही अफोर्डेबल डिवाइसेस, मतलब सस्ते कंप्यूटर या टैबलेट्स और सस्ता इंटरनेट डेटा, ये भी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराना होगा। तो ये NEP 2025 वाला मामला जो है, UPSC पर्सपेक्टिव से देखें तो कहाँ फिट होता है? कौन से पेपर्स के लिए रेलेवेंट है? ये कई जगह फिट होता है। सबसे पहले तो GS पेपर 2, जहां सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के टॉपिक्स आते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज, इंक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब GS 2 का हिस्सा है। डिजिटल डिवाइड वाला मुद्दा इक्विटी और सोशल जस्टिस से सीधा जुड़ता है। हाँ, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। फिर GS पेपर 4, एथिक्स में भी इसका रेलेवेंस है। इक्विटेबल एक्सेस ना होना एक एथिकल इश्यू भी है। वैल्यूज इन एजुकेशन, ये सब एथिक्स पेपर में पूछा जा सकता है। और हाँ, एस्से पेपर के लिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ही, एजुकेशन का फ्यूचर, टेक्नोलॉजी का रोल, इक्विटी इश्यूज, इन पर निबंध आ सकता है। सही बात है। तो मतलब NEP 2025 एक बहुत ही मल्टी डिमेंशनल टॉपिक है जिसे एस्पिरेंट्स को गहराई से समझना होगा, उसके विजन को भी और उसके चैलेंजेस को भी। बिल्कुल, सिर्फ प्रोविजंस याद कर लेना काफी नहीं है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना जरूरी है। प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। राइट। चलिए अब अगले बड़े टॉपिक पर चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती सिर्फ शिक्षा में नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एनर्जी सेक्टर में भी दिखती है। भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आजकल काफी चर्चा में है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई ग्रीन हाइड्रोजन? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जरूरत समझने के लिए हमें भारत की एनर्जी सिचुएशन को देखना होगा। भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, और हमारी एनर्जी नीड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस, इनसे पूरा होता है। हाँ, हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है फॉसिल फ्यूल्स पर। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये है कि हमें भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर से खरीदने पड़ते हैं। आपको अंदाजा है 2024 में हमने कितना खर्च किया फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स पर? अंदाजा काफी ज्यादा होगा, शायद $100 बिलियन। उससे भी ज्यादा। 2024 में भारत का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट बिल था
लगभग 190 बिलियन डॉलर्स, 190 बिलियन यूएस डॉलर्स। बाप रे, 190 बिलियन डॉलर्स, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये हमारी इकोनॉमी पर बोझ तो डालता ही है, साथ ही हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा को भी वल्नरेबल बनाता है। हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए। बात तो सही है। अगर कल को इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारी एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स जलाने से कार्बन एमिशंस होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण है। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में अपने कुछ टारगेट्स तय किए हैं एमिशंस कम करने के, जिन्हें नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी एनडीसीज कहते हैं। उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए भी हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ कैसे फिट होता है? व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? देखिए, हाइड्रोजन एक बहुत क्लीन फ्यूल है। जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी, वाटर निकलता है, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। अच्छा, जीरो एमिशन फ्यूल। ये अलग-अलग होते हैं। अगर हाइड्रोजन बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे नेचुरल गैस से, तो उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें CO2 एमिशंस होते हैं। अगर CO2 को कैप्चर कर लिया जाए तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसे पानी H2O के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आती है, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। अच्छा, मतलब पानी को तोड़ने के लिए क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल। तो इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं हुआ? एग्जैक्टली। प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कार्बन एमिशन नहीं, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ये पूरी तरह से क्लीन है। गॉट इट। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद इसी ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है? जी हाँ, ये मिशन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने, मतलब आयात पर निर्भरता कम करने, कार्बन एमिशंस घटाने और आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद अहम है, क्रूशल है। आत्मनिर्भर भारत, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हाँ, ये 3 बड़े ड्राइवर्स हो गए। बिल्कुल। और इस मिशन का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। लक्ष्य है कि 2030 तक, हाँ 2030 तक भारत में कम से कम 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन का सालाना प्रोडक्शन हो, 5 मिलियन टन्स पर एनम। 5 मिलियन टन्स जी हाँ। 2030 तक। ये टारगेट कितना अचीवेबल लगता है? मतलब अभी हम कहाँ हैं? अभी हम शुरुआती स्टेज में हैं, प्रोडक्शन बहुत कम है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए ज़रूरी है। हाँ, सोलर में तो हमने काफी प्रोग्रेस किया है। हाँ, तो टारगेट्स एम्बिशियस ज़रूर हैं, पर सरकार और इंडस्ट्री दोनों ही इसे लेकर काफ़ी सीरियस हैं। सरकार ने इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए का इनिशियल आउटले भी रखा है। 19,744 करोड़ रुपए। 19,000 करोड़ से ज्यादा का आउटले। ये तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटी है ये। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव्स देने की भी बात है, जैसे 25 साल के लिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस पर वेवर दिया गया है। मतलब अगर आप एक राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन बनाकर दूसरे राज्य में भेजते हैं तो बिजली के ट्रांसमिशन पर लगने वाला चार्ज माफ होगा। अच्छा, ये तो प्रोडक्शन को एनकरेज करेगा। लेकिन आपने कॉस्ट की बात की थी। प्रैक्टिकल हर्डल्स क्या है इस मिशन में? टारगेट्स तो एम्बिशियस हैं, पर क्या प्रोडक्शन कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बाधाएं पार हो पाएंगी? ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग $4 से $5 प्रति किलोग्राम है, $4 to $5 पर केजी, जबकि लक्ष्य है इसे घटाकर $2 प्रति केजी या उससे भी नीचे लाना। जब तक कॉस्ट कम नहीं होगी तब तक ये फॉसिल फ्यूल्स के साथ compete नहीं कर पाएगा। $4-5 से $2 पर लाना, ये तो काफी बड़ा रिडक्शन है। ये कैसे होगा? इसके लिए टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइजर्स, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, उनकी कॉस्ट कम करनी होगी। अभी इलेक्ट्रोलाइजर्स काफ़ी महंगे हैं और ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है। और क्या चुनौतियां हैं? दूसरा बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का।
ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना आसान नहीं होता, हाई प्रेशर या बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है। पाइपलाइंस बनानी होंगी, स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी होंगी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा ही एक चैलेंज रहता है बड़े प्रोजेक्ट्स में। सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी पूरी। बिल्कुल। और पानी की उपलब्धता भी एक मुद्दा है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए काफी पानी चाहिए होता है। भारत में कई इलाके वाटर स्ट्रेस्ड हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि पानी कहाँ से आएगा और उसका सस्टेनेबल यूज कैसे होगा। वाटर अवेलेबिलिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब कॉस्ट, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर, ये सब मेजर चैलेंजेस हैं। हाँ, इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी इस सेक्टर के लिए। लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस बनाने होंगे सेफ्टी के लिए। तो काम बहुत है। काम तो बहुत है, लेकिन पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा लग रहा है। अगर ये मिशन सफल होता है तो इंडिया एनर्जी सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। बिल्कुल। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। इसमें न सिर्फ भारत की अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने की क्षमता है, बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा और हम दुनिया को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद कर सकेंगे। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। अच्छा, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक कहाँ रिलेवेंट है? ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस 3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी ये सब आता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन सभी डिमेंशंस को टच करता है। हाँ, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एसएनटी, इलेक्ट्रोलाइजर्स, स्टोरेज टेक, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एमिशंस और एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, ये तो कोर जीएस 3 टॉपिक है। एग्जैक्टली। इस पर प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकते हैं, टारगेट्स को लेकर, टेक्नोलॉजीज को लेकर, और मेंस में तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पोटेंशियल वे फॉरवर्ड, इस तरह के सवाल। राइट। तो एस्पिरेंट्स को इसे बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, डेटा पॉइंट्स, चैलेंजेस और गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। जी हाँ। चलिए, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी की बात हो गई। अब बात करते हैं ग्लोबल कनेक्टिविटी की, जो उतनी ही जरूरी है आज की दुनिया में। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक, ये नाम काफी सुनने में आ रहा है। ये क्या है और क्यों इतना अहम माना जा रहा है? आईमेक? हाँ, ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद है एशिया, खासतौर पर इंडिया को यूरोप से जोड़ना, मिडल ईस्ट के रास्ते। इसमें समुद्र और जमीन दोनों रास्तों का इस्तेमाल होगा। इंडिया को यूरोप से वाया मिडल ईस्ट। अच्छा। तो ये कैसे काम करेगा? मतलब रूट क्या होगा? इसमें दो मेन कॉरिडोर सोचे रहे हैं। एक है ईस्ट कॉरिडोर, जो इंडिया को पर्शियन गल्फ से जोड़ेगा समुद्री रास्ते से। मतलब भारत के बंदरगाहों से जहाज चलेंगे यूएई के पोर्ट्स तक, जैसे जबल अली। ओके, इंडिया टू यूएई वाया सी। हाँ। फिर दूसरा कॉरिडोर है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो पर्शियन गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल तक रेल नेटवर्क बिछाने की बात है। और फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट से समुद्री रास्ते से ग्रीस के पायरिस पोर्ट तक, और वहां से फिर यूरोप के बाकी हिस्सों में रेल या रोड से कनेक्टिविटी। वाओ, मतलब सी लैंड सी रूट। इंडिया से यूएई सी, फिर यूएई, सऊदी, जॉर्डन, इजराइल लैंड रेल, और फिर इजराइल से ग्रीस सी और आगे यूरोप लैंड। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ, ये काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसमें सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी माल ढुलाई की बात नहीं है। इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की सोच है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब सिर्फ ट्रेन्स और शिप्स नहीं? नहीं, इसमें पोर्ट्स, रेल, रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी केबल बिछाने की भी योजना है, ताकि एनर्जी ट्रेड हो सके। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बिछाने की भी बात है, और हाई स्पीड डेटा केबल बिछाने का भी प्लान है डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, डेटा केबल, ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं, ये तो एनर्जी और डिजिटल कॉरिडोर भी बन जाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसका मकसद है ट्रेड को बूस्ट करना, सप्लाई चेन्स को रिजिलिएंट बनाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करना और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच इंटीग्रेशन बढ़ाना। सुनने में तो ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या मौजूदा रूट्स काफी नहीं है? जैसे सुइस कनाल वाला रूट है। सुएज कनाल वाला रूट बिल्कुल है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन आईएमएफ के पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। एक तो ये ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करेगा। अभी स्वेज कैनाल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और वहाँ कोई डिस्रप्शन होती है, जैसे पीछे हुई थी एवर गिवन शिप के फंसने से, तो पूरा ग्लोबल ट्रेड हिल जाता है। आईएमएफ एक ऑल्टरनेटिव रूट देगा। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूट्स ये तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। दूसरा, इसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीआरआई के जरिए चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए। आईएमएफ को यूएस, इंडिया, यूएसए और मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट माना जा रहा है, जो बीआरआई का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल पेश कर सकता है। अच्छा, तो इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, बीआरआई को काउंटर करना। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। आईएमएफ को G20 समिट जो इंडिया में हुई थी 2023 में, उसमें अनाउंस किया गया था। सिग्नेटरीज में इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन शामिल थे। ये दिखाता है कि इसके पीछे सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल बैकिंग है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज तो काफी पावरफुल हैं, तो क्या फायदे हो सकते हैं इंडिया के लिए इससे? इंडिया के लिए इसके कई पोटेंशियल फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यूरोप के साथ ट्रेड टाइम और कॉस्ट कम होना है। अनुमान है कि आईएमएफ से इंडिया और यूरोप के बीच ट्रांजिट टाइम 40% तक कम हो सकता है। 40%? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सेविंग है टाइम और कॉस्ट दोनों में। हाँ, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे यूरोपियन मार्केट में। दूसरा, ये हमें मिडिल ईस्ट के साथ और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करेगा, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तीसरा, ये कनेक्टिविटी बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकता है। चौथा, जैसा हमने कहा, ये एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी भी देगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने के लिए ये एक रूट बन सकता है भविष्य में। फायदे तो काफी दिख रहे हैं, लेकिन फिर से वही लेकिन सुनने में तो ये गेम चेंजर लगता है। पर क्या ये फीजिबल है, खासकर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए? और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स हैं और यही आईएमएफ के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने देखा, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस तरह की अस्थिरता प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन दोनों के लिए खतरा है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच आपसी रिश्ते भी बदलते रहते हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल लैंडस्केप तो हमेशा ही वॉलेटाइल रहता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है फंडिंग का। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, इसका अभी कोई क्लियर एस्टिमेट नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये सैकड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट होगा। कुछ अनुमान $600 बिलियन तक के टारगेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये पब्लिक फंडिंग से होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर? ये सब अभी तय होना बाकी है। फंडिंग गैप एक बहुत बड़ा इशू है। $600 बिलियन, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है। क्या पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इतना इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज भी एक चैलेंज है। जैसे सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, जो आईएमएफ के लिए जरूरी है, लेकिन मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट ने उसे मुश्किल बना दिया है। अलग अलग देशों के अपने इंटरेस्ट्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, उन सबको अलाइन करना, कोऑर्डिनेट करना, ये बहुत मुश्किल काम होगा। तो कोऑर्डिनेशन अमंग सो मेनी कंट्रीज, ये भी एक चैलेंज है। टेक्निकल चैलेंजेस भी होंगे निश्चय ही, जैसे अलग अलग देशों में रेल गेज का अलग होना, कस्टम्स प्रोसीजर्स को हार्मोनाइज करना। बिल्कुल, टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी, रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो आईएमईसी का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हर्डल्स भी उतने ही बड़े हैं। इसकी सफलता इन हर्डल्स को पार करने पर निर्भर करेगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके सक्सेसफुल होने में काफी समय और एफर्ट लगेगा। हाँ, ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, इसमें डेकेड्स लग सकते हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आईएमईसी की रेलेवेंस क्या है? ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बायलैटरल एंड रीजनल ग्रुपिंग्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, ये सब आईआर का पार्ट है। आईएमईसी इन सब को टच करता है। India's engagement with Middle East, Europe, US, counter to BRI, connectivity projects, geopolitics of infrastructure, ये सब IR के hot topics हैं। हाँ, आईआर के लिए तो एक प्राइम टॉपिक है। और GS पेपर 3 में भी रेलेवेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इकोनॉमी,
कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, फंडिंग मॉडल्स क्या हो सकते हैं, पीपीपी एटसेट्रा, ये सब GS3 में आता है। राइट। तो एस्पिरेंट्स को आईमीक के ऑब्जेक्टिव्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स, चैलेंजेस और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन सबको समझना होगा। जी हाँ, और इसे BRI के साथ कंपेयर करके देखना भी यूजफुल हो सकता है। ओके, तो फिजिकल कनेक्टिविटी की बात हो गई, अब आते हैं डिजिटल दुनिया की कनेक्टिविटी पर। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर जगह है, इसकी चर्चा हर तरफ है। भारत में एथिकल AI और इंडिया AI मिशन को लेकर क्या चल रहा है? भारत कैसे बैलेंस साध रहा है इनोवेशन और एथिक्स के बीच? AI वाकई आजकल ऑमनी प्रेजेंट हो गया है और भारत की एस्पिरेशन है कि वो AI में एक ग्लोबल लीडर बने। हम AI का फायदा उठाना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ग्लोबल लीडर इन AI, ये एम्बिशन तो है। हाँ, लेकिन साथ ही भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि AI का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, यानी जिम्मेदार तरीके से। एथिकल कंसिडरेशंस, सेफ्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब को ध्यान में रखना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल AI मतलब इनोवेशन भी चाहिए, पर एथिक्स और सेफ्टी के साथ। एग्जैक्टली। इसी संतुलन को साधने का एक बड़ा प्रयास है इंडिया AI मिशन। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसे सरकार ने लॉन्च किया है AI इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इंडिया AI मिशन, इसके बारे में थोड़ा और बताएं, इसका क्या स्कोप है? इंडिया AI मिशन का आउटले यानी परिव्यय 10,000 करोड़ से ज्यादा का है, 10,000 करोड़ प्लस। ये दिखाता है कि सरकार AI को कितना महत्व दे रही है। 10,000 करोड़, काफी बड़ा बजट है AI के लिए। हाँ, और ये मिशन 7 पिलर्स यानी 7 स्तंभों पर आधारित है। 7 पिलर्स, क्या है वो? पहला है इंडिया AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनाई जाएगी, जिसमें 10,000 या उससे ज्यादा GPUs, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने का लक्ष्य है। ये AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी है। 10,000 GPUs, ये तो काफी मैसिव कंप्यूट पावर होगी। हाँ, ये AI स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए बहुत मददगार होगा। दूसरा पिलर है इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म। AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हाई क्वालिटी डेटा की जरूरत होती है। ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा सेट्स उपलब्ध कराएगा। क्वालिटी डेटा सेट्स, ये भी बहुत जरूरी है AI डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब AI बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने में मदद करना, खासकर की सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में। चौथा पिलर है इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, मतलब AI के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना, लोगों को ट्रेन करना। कंप्यूट, डेटा, एप्लीकेशंस, स्किल्स, ये 4 हो गए, बाकी 3। पांचवा है इंडिया AI इनोवेशन सेंटर। ये AI रिसर्च और इनोवेशन को फॉस्टर करेगा। छठा है इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, मतलब AI स्टार्टअप्स को फंडिंग एक्सेस करने में मदद करना। और सातवां, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सेफ एंड ट्रस्टेड AI, जिसमें एथिकल AI और रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस पर फोकस है। सेफ एंड ट्रस्टेड AI? ये सातवां पिलर एथिक्स और गवर्नेंस वाला है। जी हाँ, तो इंडिया AI मिशन सिर्फ इनोवेशन को ही नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। ये तो मिशन की बात हुई, लेकिन AI का डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, क्या हमारे पास एडिक्वेट सेफगार्ड्स हैं? एथिक्स और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है कि AI को रेगुलेट कैसे किया जाए बिना इनोवेशन को स्टाइफल्ड किए। भारत में भी इस पर काम चल रहा है। तो क्या कदम उठाए गए हैं रेगुलेशन की दिशा में? देखिए, अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ नहीं है भारत में, लेकिन कुछ कदम उठाए गए हैं। एक तो सरकार ने AI पर एक नेशनल कमेटी बनाई है जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस देगी। नेशनल कमेटी ऑन AI। दूसरा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 पास किया गया है। हालांकि ये AI स्पेसिफिक नहीं है, पर ये डेटा प्राइवेसी को गवर्न करता है, जो AI के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि AI डेटा पर ही चलता है। ये एक्ट कंसेंट मैनेजमेंट, डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन जैसी चीजों को एड्रेस करता है। BPDP एक्ट, हाँ, ये डेटा गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY ने समय समय पर एडवाइजरीज जारी की हैं AI प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे डीप फेक्स को लेकर या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट को लेकर। इन एडवाइजरीज में
ट्रांसपेरेंसी, लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट और सेफ्टी मेजर्स पर जोर दिया गया है। माइटी एडवाइजरीज, तो मतलब एक फ्रैगमेंटेड अप्रोच है अभी, कोई एक कानून नहीं बल्कि कमिटीज, एग्जिस्टिंग लॉज और एडवाइजरीज। हाँ, अभी अप्रोच कुछ तो फ्रैगमेंटेड लग सकता है, लेकिन ये इवॉल्विंग फील्ड है। सरकार का कहना है कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून नहीं लाना चाहती जो इनोवेशन को रोकते। अप्रोच है कि पहले इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेट करने का मौका दिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर स्पेसिफिक रेगुलेशंस लाए जाएं। लाइट टच रेगुलेशन की बात हो रही है। लाइट टच रेगुलेशन, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा एआई के पोटेंशियल रिस्क्स को देखते हुए, जैसे बायस इन एल्गोरिदम्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट, मिसयूज फॉर मिसइंफॉर्मेशन या सर्वेलेंस? ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स है। AI एल्गोरिदम्स में बायस हो सकता है अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड हो, जिससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है। ऑटोमेशन से जॉब्स जा सकती हैं, हालांकि नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। डीप फेक्स और AI जनरेटेड मिसइंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकते हैं। सर्वेलेंस में AI का इस्तेमाल प्राइवेसी के लिए खतरा है। इन सब रिस्क्स को एड्रेस करना जरूरी है। तो ये एथिकल चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं। फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फैट प्रिंसिपल्स की बात होती है एआई एथिक्स में। इनको कैसे इंश्योर किया जाएगा? हाँ, फैट प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयरनेस मतलब AI सिस्टम्स बायस्ड ना हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर AI सिस्टम से कुछ गलत होता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। ट्रांसपेरेंसी मतलब AI सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये समझना आसान हो। इन प्रिंसिपल्स को रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के जरिए प्रमोट करने की जरूरत है। इंडिया AI मिशन का जो सेफ एंड ट्रस्टेड AI वाला पिलर है, उसका फोकस इसी पर है। तो ये इनोवेशन और एथिक्स के बीच का टाइट रोप वॉक है। एक तरफ ग्लोबल लीडर बनना है, दूसरी तरफ रिस्क्स को मैनेज करना है। बिल्कुल, और ये बैलेंस ढूंढना आसान नहीं होगा। इसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया सबको मिलकर काम करना होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी जरूरी है, क्योंकि AI ग्लोबल फिनोमिनन है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हाँ, एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल लेवल पर भी काफी डिस्कशन चल रहा है। जी हाँ, जैसे EU का AI एक्ट है, US में भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं। भारत को भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी होगी और अपना अप्रोच तय करना होगा। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये एआई वाला टॉपिक कहाँ फिट होता है? ये भी मल्टी डायमेंशनल है। सबसे पहले GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI, इट्स एप्लीकेशंस, पोटेंशियल, रिस्क्स, ये सब SNT का कोर पार्ट है। इंडिया AI मिशन जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी यहीं आएंगी। GS3 SNT। फिर GS पेपर 2 गवर्नेंस, AI का इस्तेमाल गवर्नेंस में कैसे हो सकता है, ई-गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, और AI को गवर्न कैसे करना है, रेगुलेशन, पॉलिसी, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। DPDP एक्ट भी यहीं रेलेवेंट है। GS2 गवर्नेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट GS पेपर 4 एथिक्स, एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू AI, फैट प्रिंसिपल्स, बायस, अकाउंटेबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये सब एथिक्स पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। AI पर केस स्टडीज भी आ सकती हैं। GS4 एथिक्स। हाँ, यहाँ तो बहुत डायरेक्ट रेलेवेंस है, और ऐसे में भी AI एक पोटेंशियल टॉपिक है। बिल्कुल। इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, एथिक्स, इस पर ऐसे पूछा जा सकता है। तो एस्पिरेंट्स को AI के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और एथिकल डायमेंशंस, इन सब को कवर करना होगा। राइट, ये बहुत ही डायनेमिक और इम्पोर्टेंट एरिया है। डेफिनेटली। चलिए अब एआई जैसी हाईटेक डेवलपमेंट से हटकर भारत की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत और एक पेरेनियल चैलेंज की बात करते हैं, मॉनसून और उससे जुड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट। मॉनसून भारत के लिए लाइफ ब्लड है, पर साथ ही ये आपदाएं भी लाता है। तो मॉनसून प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या अहमियत है और क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? मानसून, हाँ, ये भारत की रियलिटी है। हमारी इकोनॉमी, खासकर एग्रीकल्चर, जो हमारी आधी से ज्यादा आबादी को एम्प्लॉय करती है, वो मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा मॉनसून मतलब अच्छी फसल, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ। कमजोर मॉनसून मतलब सूखा, परेशानी। लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यही मानसून जब ज्यादा बरस जाता है या एरेटिक होता है तो बाढ़, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन जैसी आपदाएं लाता है, जिससे जानमाल का भारी नुकसान होता है। तो मॉनसून मैनेजमेंट एक डबल एज सॉर्ड है। हमें पानी चाहिए भी और उसके डिस्ट्रक्टिव पावर से बचना भी है।
हाँ, ये डुअलिटी है मॉनसून की। तो प्रिपेयर्डनेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक्यूरेट फोरकास्टिंग। एक्यूरेट फोरकास्टिंग, यानी सटीक पूर्वानुमान, बिल्कुल कॉर्नरस्टोन है प्रिपेयर्डनेस का। अगर हमें पहले से पता हो कि कहाँ, कब, कितनी बारिश होने वाली है, कहाँ बाढ़ आ सकती है, तो हम समय रहते तैयारी कर सकते हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सकते हैं। तो फोरकास्टिंग के लिए भारत में कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें? भारत में फोरकास्टिंग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) की है। IMD दुनिया की पुरानी मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में से एक है, 1875 में बनी थी, और पिछले कुछ सालों में IMD की फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज में काफी सुधार हुआ है। अच्छा, सुधार हुआ है? कैसे? टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, सुपर कंप्यूटर्स का यूज, एडवांस्ड वेदर मॉडल्स, डॉपलर रेडार्स का नेटवर्क, सैटेलाइट इमेजरी का बेहतर एनालिसिस, इन सब की वजह से अब IMD शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट्स ज्यादा एक्यूरेसी के साथ दे पा रहा है। साइक्लोन फोरकास्टिंग में तो IMD की एक्यूरेसी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की मानी जाती है। साइक्लोन फोरकास्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है, ये तो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में। हाँ, और मॉनसून फोरकास्टिंग के लिए IMD का एक खास मिशन भी है, मिशन मौसम। इसका ऑब्जेक्टिव है मॉनसून प्रिडिक्शन को और बेहतर बनाना, सीजनल फोरकास्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्पेसिफिक फोरकास्ट्स देना। मिशन मौसम, ओके। तो फोरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट। अगर आपदा आ ही जाती है तो उससे निपटना कैसे है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था। इसी एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का गठन हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में काम करती है। NDMA, हाँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA पॉलिसीज, प्लान्स और गाइडलाइंस बनाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज SDMAs हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज DDMAs हैं। तो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो NDMA किस तरह के मेजर्स पर फोकस करती है? प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या करती है? NDMA का अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के सभी फेजेस को कवर करता है: प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन। प्रिपेयर्डनेस पर खास जोर है। प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, ये पूरा साइकिल है। हाँ, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के लिए NDMA दो तरह के उपायों पर जोर देती है: स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, जी। इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मेजर्स वो फिजिकल कंस्ट्रक्शंस हैं जो डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे बाढ़ रोकने के लिए तटबंध, एम्बैंकमेंट्स बनाना, साइक्लोन शेल्टर्स बनाना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना। अच्छा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले उपाय। हाँ, और नॉन स्ट्रक्चरल? बिल्डिंग आती हैं, जैसे बिल्डिंग कोड्स को इन्फोर्स करना, लैंड यूज प्लानिंग करना, जैसे फ्लड प्लेन जोनिंग, मतलब बाढ़ संभावित इलाकों में कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाना, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, मॉक ड्रिल्स करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। फ्लड प्लेन जोनिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अवेयरनेस, ये सब नॉन स्ट्रक्चरल हो गए। हाँ, NDMA इन दोनों तरह के उपायों पर गाइडलाइंस जारी करती है और राज्यों को मदद करती है इन्हें लागू करने में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF भी है, जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है रिस्पांस ऑपरेशंस के लिए। NDRF? हाँ, उन्हें तो हम अक्सर देखते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। जी हाँ। इसके अलावा मॉनसून के दौरान पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर के लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, जैसे जहाज़ों को खराब मौसम की चेतावनी देना, पोर्ट्स पर सेफ्टी मेजर्स लेना ताकि मैरिटाइम डिजास्टर्स ना हो। पोर्ट्स और शिपिंग के लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है: फोरकास्टिंग इंप्रूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क NDMA, SDMA, DDMA, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, रिस्पॉन्स कैपेसिटी, NDRF और स्पेसिफिक सेक्टरल गाइडलाइंस। बिल्कुल, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। कोऑर्डिनेशन एक बड़ा इशू है अलग अलग एजेंसीज के बीच। फंडिंग की कमी रहती है कई बार, खासकर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। कम्युनिटी लेवल पर अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जिससे चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है। ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को और ज़्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा।
डेफिनेटली कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फोरकास्टिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और कम्युनिटी एंगेजमेंट में। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक कहाँ रेलेवेंट है? ये जीएस पेपर 1 इन ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मॉनसून मैकेनिज्म, फ्लड्स, ड्राउट्स, लैंडस्लाइड्स, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी यहीं आता है। GS1 ज्योग्राफी। और जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए, एनडीआरएफ, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, ये सब GS3 सिलेबस का हिस्सा है। इकोनॉमी पर डिजास्टर्स का इम्पैक्ट भी GS3 में आता है। GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी। और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में भी रेलेवेंस है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, GS4 में भी केस स्टडीज आ सकती हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स से रिलेटेड एथिकल डिलेमास पर। हाँ, ये भी काफी सारे पेपर से जुड़ता है। तो एस्पिरेंट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, की इंस्टीट्यूशंस, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को समझना होगा। केस स्टडीज जैसे उत्तराखंड फ्लड्स, केरला फ्लड्स, ओडिशा साइक्लोन मैनेजमेंट मॉडल, इनको पढ़ना भी फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, केस स्टडी से प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलते हैं। तो आज हमने कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर विस्तार से बात की। NEP 2025, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, IMEC, एथिकल AI एंड इंडिया AI मिशन और मॉनसून एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब अगर हम आज की चर्चा को समराइज करें तो मुख्य बातें, की टेकअवेज क्या है? हाँ, संक्षेप में देखें तो कुछ बातें उभर कर आती हैं। पहली बात तो यही कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स को स्टैटिक कॉन्सेप्ट से जोड़कर समझना बहुत ज़रूरी है। ये घटनाएं हमें थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने का मौका देती हैं। डायनामिक कॉन्टेक्स्ट फॉर स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, सही। दूसरी बात, हमने देखा कि हर बड़ी पॉलिसी या इनिशिएटिव के साथ कुछ टेंशन्स या चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। जैसे NEP 2005 का विजन बहुत बड़ा है, लेकिन डिजिटल डिवाइड और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जमीनी हकीकत है, एक बड़ा चैलेंज है। विजन वर्सेस रियलिटी, हाँ। तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट गोल्स के लिए वाइटल है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी सक्सेस कॉस्ट इफेक्टिवनेस हासिल करने पर, यानी लागत को कम करने पर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर निर्भर करेगी। पोटेंशियल बहुत है, पर हर्डल्स भी हैं। पोटेंशियल वर्सेस हर्डल्स। चौथा, IMEC भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर कनेक्टिविटी और ट्रेड के लिहाज से। लेकिन जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी इसके सामने बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। स्ट्रैटेजी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। स्ट्रैटेजी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। बिल्कुल। पांचवां, इंडिया AI मिशन इनोवेशन और एथिक्स के बीच संतुलन साधने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। AI की अपार शक्ति का फायदा उठाना है, लेकिन एथिकल गार्ड रेल्स यानी नैतिक सीमाओं के अंदर रहते हुए। इनोवेशन वर्सेस एथिक्स। इनोवेशन वर्सेस एथिक्स, ये बैलेंस क्रूशियल है। और छठा, इफेक्टिव मॉनसून मैनेजमेंट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भारत की रेजिलियंस यानी किसी संकट से उबरने की क्षमता के लिए नितांत आवश्यक है। हमारी इकोनॉमी और लोगों की सुरक्षा इस पर निर्भर करती है, और क्लाइमेट चेंज इसे और चैलेंजिंग बना रहा है। नेसेसिटी वर्सेस चैलेंज। नेसेसिटी वर्सेस चैलेंज। तो ये जो टेंशन्स हैं, विजन वर्सेस रियलिटी, पोटेंशियल वर्सेस हर्डल्स, स्ट्रैटेजी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, इनोवेशन वर्सेस एथिक्स, नेसेसिटी वर्सेस चैलेंज, इन्हीं को समझना और एनालाइज करना यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। बिल्कुल, यही एनालिसिस मेंस आंसर्स में डेप्थ लाता है। तो ये थे की टेकअवेज। बिल्कुल, और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि ये जितनी भी महत्वाकांक्षी पहले हैं, इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो NEP हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, IMEX हो या इंडिया AI हो, इनका जमीनी स्तर पर सफल कार्यान्वयन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, जो बुनियादी ढांचे की कमी है और जो ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो नौकरशाही की जटिलताएं हैं, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। एग्जैक्टली। केवल पॉलिसी बना लेना, फॉर्मुलेशन कर लेना पर्याप्त है, या असली परीक्षा, द रियल टेस्ट, उसके इफेक्टिव एग्जीक्यूशन में है, उसके प्रभावी निष्पादन में है। और अगर एग्जीक्यूशन में है तो उसे बेहतर कैसे बनाया जाए,
What needs to be done differently? ये वाकई एक बहुत बड़ा और फंडामेंटल सवाल है गवर्नेंस का। पॉलिसी वर्सेस एग्जीक्यूशन, इस पर जरूर सोचिएगा। ये सवाल सिर्फ इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही नहीं, बल्कि भारत में गवर्नेंस के हर पहलू पर लागू होता है। जी, और हाँ, आज की ये जो चर्चा हुई है, इसे हो सके तो दोबारा सुने। इसमें जो डिटेल्स हैं, जो कनेक्शंस हमने बनाने की कोशिश की है, वो आपकी यूपीएस की प्रिपरेशन में तो मदद करेंगे ही, साथ ही आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, एक जागरूक नागरिक बनने में भी मदद करेंगे। बिल्कुल, ये विषय सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, हमारे देश के भविष्य से जुड़े हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाली ऐसी डिस्कशंस मिस ना करें। और अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हैं, जैसे शायद इन टॉपिक्स पर नोट्स या और डिटेल्ड एनालिसिस, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार कर सकते हैं। हाँ, मेंबरशिप के ऑप्शंस चैनल पेज पर मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये एफर्ट अच्छा लगा हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें इस प्लेटफॉर्म को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनाने में, यानी लंबे समय तक चलाते रहने में मदद करेगा, ताकि हम आप तक ऐसा क्वालिटी कंटेंट पहुंचाते रहें। आपका हर कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल है। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।